सही लिखी है मैंने? ठीक है, चलो। तो इस पे छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई टाइप का। इसमें नंबर ऑफ ए कुछ पूछेगा तुमसे तो बता देना। जैसे पूछा जाए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना चार्ज। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो कोई बात, घबराओ मत। कूलम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between force of interaction between two point charges, force of interaction between two point charges separated by some distance, separated by some distance is directly proportional, is directly proportional to the product of charges, to the product of charges and inversely proportional, inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them and the direction of force, and the direction of force is along the line. तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, and the direction of force is along the line joining the two charges. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है भाई, इसके बेस पे नेट फोर्स निकलेगा, जो लास्ट में लाइन लिखी है। बाकी सबको पता होता है Q1 Q2 अपॉन R² लिखना है। ठीक है भाई, ऐसे देखिए दो चार्जेस हैं और ऐसे वैसे चार्ज नहीं है। कैसे हैं? कैसा लिखा है तुमने? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ R रेडियस के गोले रख दूँ ना, उसके लिए वैलिड नहीं है। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, वो हम एक्स्ट्रापोलेट करके लगा लेते हैं उसको, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए है। तो वो जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है R, ऐसे करके रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड लिखा है तुमने, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों। ठीक है, तो F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही, डायरेक्शन किधर होगी? और अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, जो भी दो चार्ज रखे हैं उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ और उस लाइन के अलोंग फोर्सेस होंगे। जब कोई भी साइन नहीं लगा होता तो उसे क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगा? रिपेल करने का मतलब ऐसे लगेगा फोर्स। तो मैंने ऐसे नहीं लगाया फोर्स, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाली, उसके अवे ऐसे लगेगा और इस पे इधर की तरफ लगेगा, इसलिए वो डायरेक्शन लिखी है। दोस्त अब ये बता दे, चल ये है -Q और ये वाला है +Q, अब बता डायरेक्शन। सही बात है, तो दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ और इस पे इधर की तरफ लगेगा और इस पे इधर की तरफ लगेगा। ठीक बात है, ये है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग का मतलब। ठीक बात, चलेगा। तो अब थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं प्रॉब्लम को। ऐसा है, वो बताइए ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं सबके सब। बताओ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? ऐसे, इधर से ऐसे। सही बात है, तो फिर अब नेट लेना पड़ेगा। तो जब दो से ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे तो फिर मुझको नेट चार्ज लेना पड़ेगा, नेट फोर्स लेना पड़ेगा। कितना है?
ठीक है ना। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, जब दो से ज़्यादा हो जाए चार्ज। तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखेंगे, दो के बीच का फोर्स का डायरेक्शन लिखेंगे, फिर फाइनली उसका वेक्टर समेशन करेंगे। ठीक है। और कोई चार्ज रखा होता, सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा होता, तो एक नीचे की तरफ फोर्स और लग जाता है इसके ऊपर, ये तो इन सब का समेशन लिख रहा होता फिर मैं कैसे। अब इन सब का समेशन जो भी आता हो, 0 आता हो या जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू लिख लूँगा। तो वेक्टर करना तो आता है, इसलिए पहला चैप्टर वेक्टर पढ़ा था भाई, जिससे कि ये सारे काम करने हो तो पता तो होना चाहिए कि इनका ट्रीटमेंट होता कैसे है, इसलिए लिखा था भाई वेक्टर पहले। चलिए डन है यहाँ तक, अरे समझ रहे हो। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है क्या? वो एक कई बार वो मीम सा नहीं बना था कि वो एक लिख रहा है बैठ के ऐसा, और वो मिस्टर बीन्स झांक रहा है उसकी कॉपी में ऐसे ऐसे, है कि ये कूलाम है वो न्यूटन है। तो न्यूटन है, मिस्टर बीन्स जो है वो उसकी कॉपी में झांक रहा है दूसरे वाली कॉपी में, तो उस पर लिख रखा है कि भाई तू वो है कूलाम है, और ये कि उसने लिखा था M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके लिख दूंगा। तो भाई दोनों लगभग जो है वो सेम ही फॉर्मूला से डराइव है। वो चार्ज के लिए कह रहा है जैसा, ऐसा वो मास के लिए कह रहा है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा चलो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखते हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है भाई, छोटा के है ये, बड़ा मत बनाना। और आगे जाके इसकी शक्ल बन जाएगी ऐसी, 4/ε0। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, यूनिट भी होती है इसकी कुछ, बताओ क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹9, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है, बताइए। इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या करना, किस चीज़ का एक्सेस, बैंक अकाउंट का, किले, किस चीज़ का एक्सेस भाई, बोले वाले, ये 12वीं क्लास में पढ़ा है तुमने, क्या पढ़ा था तो, मन नहीं पूछा किसी से क्या होती है, क्या होती है, पढ़ा ही नहीं तो, ये लड़का सही है भाई, है ना, क्रिकेट खेलो पैसे जीतो। बताइए कि तुमने कम से कम 100 बार 200 बार ये वाला वर्ड पढ़ा होगा पूरे चैप्टर में, क्या होता क्या है थे, परमिटिविटी क्या होती है, छोटा बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एबिलिटी टू होल्ड, पकड़ने की एबिलिटी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पकड़ने की एबिलिटी, कौन पकड़ता होगा, मीडियम, जिस मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पकड़ लेता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझ जाओगे तुरंत। जब वैक्यूम में से लाइट जाती है और जब एक ग्लास में से लाइट जाती है, किस में स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कांच में क्या हुआ, ऐसा पकड़ लिया कांच ने, स्लो डाउन कर दिया है। तो जब किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, स्लो डाउन हो जाती है वो, या उसे कुछ फील्ड लाइन को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है वो, तो हर एक मीडियम की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होगी पकड़ने की। सही है, उस कैपेबिलिटी को परमिटिविटी कहते हैं। सबसे कम
कैपेबिलिटी है फ्री स्पेस की, वो है वैक्यूम में फ्री स्पेस की जो कैपेबिलिटी है होल्ड करने की, वो सबसे कम है। जैसे जैसे फर्दर मीडियम आते रहेंगे कि ग्लास आ गया, कोई ऑयल आ गया, पानी आ गया, वैसे वैसे वो बढ़ेगी। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और उसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 10⁻⁻12। ये यूनिट बताओ क्या होगी? इसका उल्टा ही होगा भाई, इसको यहाँ पहुँचा दोगे, इसको यहाँ पहुँचा दोगे तो यूनिट उल्टी हो जाएगी बस। तो 8.85 10⁻12 ऐसी होगी। ये किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की। अगर कहीं सिर्फ ऐसा लिखा हो एप्सिलॉन, तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी ऐसे लिखनी है तो। ठीक है। तो जैसे कि वैक्यूम में लाइट चलती है और ग्लास में लाइट चलती है, ठीक है, स्पीड ग्लास में कम होती है। इस बात को क्या चीज़ से बताते हो? कोई कांस्टेंट कोई चीज़ लेकर के आते हो ऐसी? किस चीज़ से बताते हो कि ग्लास का ये इतना है, इस वजह से इसमें स्पीड इतनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसी है ना। तो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी। अब कितनी कम होगी, किसी ने ग्लास में चेक वेक करके देखी होगी, तो 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम में, और ग्लास में होती है 2 × 10⁸। तो भैया कह दिया कि 3/2 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। इसी तरह से यहाँ भी कोई ना कोई रेशो टाइप की चीज़ होती होगी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या उल्टा कुछ ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे जो वो रेशो है परमिटिविटी का, उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको दिखाते हैं कैपिटल के से, या फिर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसको। तो के कैपिटल के है भाई ये, या फिर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ऐसे करके लिया जाता है भाई फॉर्मूला। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ऐसा तुमने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि भाई वैक्यूम के लिए जब कूलम्स लॉ लिखा जाता है तो लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए लिखा जाता है? फॉर फ्री स्पेस। और यही फॉर्मूला जब किसी मीडियम के लिए लिखा जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के ऐसा लिखा जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये है फॉर मीडियम के लिए। ठीक है भाई, ये है फाइनली कैसा दिखेगा कूलम्स लॉ किसी मीडियम या किसी फ्री स्पेस के लिए। सही। मेंस में जब भी सवाल क्वेश्चंस होते हैं तो के ही लिखा रहता है इसको, एडवांस के सवालों में के नहीं लिखा रहता है, इसको एप्सिलॉन आर लिखा रहता है। स्टैंडर्ड नोटेशन ये है। तो एडवांस के सब सवालों में के को एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कि तेरी अपॉन मेरी, मीडियम की अपॉन फ्री स्पेस की, ऐसा करके जो रेशियो लिखा जाता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है भाई, ये है फाइनल फॉर्मूला। ये मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फ्री स्पेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो F जो मीडियम का फोर्स है, क्या वो 1/k टाइम्स हो गया है? सही। कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे सॉरी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर वाटर, ये तो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हो, 81 ऐसा है। तो अगर 2 चार्ज पार्टिकल 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपने हवा में रख रखे हैं और उनको पानी में डाल दो, तो फोर्स पहले से कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा 81 टाइम्स। नेट फोर्स जो है वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दीबाजी में उसे के लिख देते हैं, स्मॉल के, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी कह देते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा।
सही है। थोड़े कंपैरिजन की चीज़ें बता दो इसकी कुछ कुछ। वैसे तो बोर्ड में आती हैं लिखने को, बट ठीक है, फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। शक्ल सेम लग रही है दिखने में तो सिमिलैरिटी हो गई, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं? कांस्टेंट अलग अलग है। हाँ सही बात है, कांस्टेंट अलग अलग है, सही है। आगे बताओ। वो मास में होता है, ये चार्ज में होता है ना? ये तो कॉपी भरने वाली बात होती है काम की बात बताओ। सही बात है, जो मास के बीच में जो फोर्स होगा वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, जबकि चार्ज वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है। ठीक बात है। और जो चार्ज वाला फोर्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस एटम में बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कूलम्बियन फोर्स हो सकता है। उसी के थ्रू आप mv²/r करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारे फॉर्मूले निकालते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ gm1m2/r² क्यों नहीं लगाते? मास बहुत छोटे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका कंटेंट बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू द कूलम्बियन फोर्स। तो कूलम्बियन फोर्स कहाँ पे काम करते हैं? छोटी रेंज में। एक प्रोटॉन यहाँ रख दिया और इलेक्ट्रॉन दिल्ली में रख रखा है और उनके बीच में फोर्स निकालने में, तो कुछ फोर्स होगा उनमें? नहीं। तो शॉर्ट रेंज में काम करते हैं कूलम्बियन फोर्स, जबकि लॉन्ग रेंज में काम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये शॉर्ट रेंज है, वो लॉन्ग रेंज है। ठीक बात है। और ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होते हैं और ये वीक होते हैं। ठीक है, चलो ऐसा बोल लो, वो तो समय समय की बात है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो वीक है और कूलम्बियन वाला स्ट्रांग है। और अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल है वो स्ट्रांग है और कूलम्बियन वाला वीक है। तो समय समय की बात है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ये जो जी है इसका नाम क्या है? थोड़ा तमीज से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में नहीं बदलता, पड़ोस के यूनिवर्स में क्या फॉर्मूला चल रहा है वो नहीं पता, बट हमारे वाले यूनिवर्स में ये वाला जो जी की वैल्यू है 6.67 10⁻11 वो सेम रहेगी, चाहे आप अपने सोलर सिस्टम में काम कर लो या पड़ोसी के सोलर सिस्टम में काम कर लो, है ना। सोलर सिस्टम तो बहुत सारे हो सकते हैं यूनिवर्स के अंदर, तो पड़ोसी यूनिवर्स में क्या है वो नहीं पता। अपने वाले में जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। लेकिन क्या ये जो के है ये वाला ये कॉन्स्टेंट है क्या? तो मीडियम बदलने बदल जाएगा। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो कूलम्बियन कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट है। चलिए, ये कुछ कुछ बातें हो गई इसके बारे में, तो ये हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट हाँ पता होनी चाहिए। ओके, जब तुमने ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा तो तुमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा होगा उसमें। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते गॉस लॉ थोड़ी पढ़ते हो। लेकिन जब आप ये पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो गॉस लॉ पढ़ते हो। तो जैसे गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के लिए, वैसे ही गॉस लॉ मास के लिए भी होता होगा। पढ़ा नहीं है हमने, तो हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे उसको, रिवर्स में लेके जाएंगे पीछे के। अगर चार्ज के लिए ऐसा होता है तो मास के लिए क्या होता होगा। ठीक है, उससे बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं अपनी। चलिए यहाँ तक समझ गए? फाइन। फोर्स देखिए अब कैसे कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये है Q1 और ये है Q2 और ये डिस्टेंस भी। फोर्स जो लिख रहे हो, तो मान लीजिए आप लिख रहे हो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसा फोर्स लिख रहे हो। ठीक है, कैसे लिखोगे बताओ? F ऑन 2 ड्यू टू 1, F21, ठीक है, इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। और डायरेक्शन में तो डालो, इसमें डायरेक्शन में तो बताओ। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पे रखा है, वो दूर रखा है कहीं पे, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? ऐसे करके लगेगा। सही है। तो F21 अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूँ तो मुझको, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी तो डालनी पड़ेगी इसके अंदर। डायरेक्शन कैसे डलती है? आर कैप बोल के। तो भाई आर कैप ऐसे करके डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। आर कैप या कैप वाला जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो कितना हो गया? K Q1 Q2/r³ इंटू वेक्टर आर, क्योंकि जो आर कैप होता है वो क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन आर, ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है। इससे करके मैंने लिख लिया, तो ये बना वेक्टर में फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा निकाल लिया ऐसे ही, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2,
ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे, F12 कितना लिखोगे, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही लिखोगे, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस नहीं, लेकिन अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो F12 क्या लिखोगे भाई, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या माइनस आर कैप, क्योंकि वाला फोर्स किधर है ऐसे, और ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो ले रखा है वो ले रखा है ऐसे, तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में है फोर्स, तो इसलिए माइनस लिख रहे हो एक, तो क्या लिखा जाएगा दोस्त, ये के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर के ऑपोजिट, इसलिए माइनस लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो F12 F21 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अगर आप वेक्टर लगाना चाहते हो 21 ऐसा, तो फिर ऐसा लिखोगे, या फिर क्या लिखूंगा, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू, ओहो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए चलने के लिए, कि दो चार्ज ऐसे पकड़ के बिठा रखे और फिर ऐसे छोड़ दिया, तो दोनों चलेंगे ऐसे करके, कितनी कितनी स्पीड से चलेंगे, तो इक्वल से तो तब होंगे ना जब इक्वल मास होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू 0, तो उससे आएगा रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या होगा, या इतनी दूर जब पहुंच जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें चलेंगी भाई फिर इसमें, तो कोई नहीं है, मैकेनिक्स यही है अभी तक, है ना। चलो थोड़े मासूम छोटे सवाल बता दो। ऐसा है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा है सपोज, ठीक है। चलो प्लस ले लो, पहले प्लस पे ही बताओ, साइड लेंथ L है ट्राइंगल की, फाइन, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग क्या होती है, XPERIENCE, एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हो, ठीक है। अब बच्चों वाली बात है तो क्या ही लिखोगे, सुपर पोजिशन, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज Q√2 बता दो मुझको, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, वो फोर्स F1 मान लो, F1, तो F1 कितना हो गया, K Q² अपॉन L², ये डिस्टेंस लगेगी, इसकी वजह से फोर्स लगेगा ऐसे करके, वो क्या लगेगा, K Q² अपॉन L², लेकिन डायरेक्शन अलग है उसकी, तो क्या ये दोनों फोर्स सेम ही हैं, ठीक है। ये एंगल कितना बताओ, तो ये भी F है, और इसको भले ही आप F2 लिख रहे हो, लेकिन F ही है मैग्नीट्यूड में, तो दो वेक्टर हो गए ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे, तो उनका नेट निकालना मुझको कितना होता होगा, तो √(a² प्लस b² प्लस 2ab और cos 60, तो कितना होता होगा ये F√3, F कितना है, K Q² अपॉन L² और √3, ऐसा, ठीक है, याद रखना, ये बार बार आता है। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड 60 डिग्री के एंगल पे हो तो F√3, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा चेंज इसी में, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो मुझको निकालना है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ये A B C L L और ये L, ठीक है जी। बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय A, चार्ज एट A, ऐसा लिखना, जल्दी कर, माइनस है इस बार एक, हाँ तो बनाना, मैडम मारूंगा तुझे मैं, बना के देख लिया कर कॉपी पे भाई इतनी देर में, मेरा वेट कर रहा, देखिए इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऐसे, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा,
60 है क्या अभी एंगल? तो ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन एंगल कितना है इस बार? 120। तो कितना हो गया भाई फोर्स एफ नेट? एफ के बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? ऐसे। क्या ये बाइसेक्टर के अलोंग होगा? ठीक है। अभी मुझको कोई पूछे कि छोड़ते ही किधर चलेगा, तो इसका मतलब भाई फोर्स पूछ रहा है किधर है ना? या छोड़ते ही एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स निकालो, मास से डिवाइड करो, उतना एक्सेलरेशन होगा नेट। फाइन। तो किस डायरेक्शन में चलेगा? ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चलना शुरू करेगा छोड़ते ही। ऐसा पूछा जाता है नॉर्मल कुछ सवाल। ठीक है। देखिए ऐसे रखे हैं चार्ज, सारे इक्वल चार्ज रखे हैं, पॉइंट चार्जेस। थोड़ा फास्ट चल रहा है काम क्योंकि आसान काम है। रेगुलर हेक्सागन कहते हैं भाई इसको, जिसकी सारी साइड, तो ये ए साइड है सपोज, ठीक है। तो सेंटर पे एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू नॉट, उस पर कितना फोर्स लगेगा? सब तरफ से लग रहा हुआ है, इक्वल लगा तो नेट मिला करके जीरो है, वेक्टर समेशन जीरो है ना। ये उधर धक्का मारेगा तो इसका जो सामने वाला वो इधर धक्का मारेगा, और दोनों की डिस्टेंस और चार्ज इक्वल है, तो दैट्स वाई सेम फोर्स लगेगा। ऐसे ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, दोनों कैंसिल आउट करेंगे। सही बात, सवाल ये है नहीं, अब सवाल तो अब कितना होगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी है? ए। भाई 6 इक्वल ट्रायंगल से बन के ही तो एक हेक्सागन बनता है रेगुलर, तो इसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। तो ये भी कितनी हो गई? ए। तो बस कौन सा फोर्स बचेगा भाई? ये जो काट रहा था उधर फोर्स को, वो गायब हो गया, तो इसलिए इसका फोर्स जिंदा बचेगा, वो आएगा यहाँ पे। सही है क्या? अरे ठीक है। ये भी नहीं है यहाँ पे। अब कितना फोर्स लगेगा? बोलो बोलो। अब कौन कौन बचेगा? क्या एक इसका फोर्स बचेगा ऐसे, और क्या एक इसका फोर्स बचा रह जाएगा ऐसे? क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? यस। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है भाई। तो दो इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, तो कितना आएगा? f√3। ठीक है। चलो ये तो छोटे मासूम सवाल हुए। ऐसे भाई एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं 4 इक्वल चार्ज, ऐसा। तो ये है सेंटर, इस पे कितना चार्ज रखा जाए कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? फाइंड चार्ज टू बी kept at center such that whole system remains in equilibrium। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा निकालना मुझे। इक्विलिब्रियम का मतलब सबके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, किसी के भी ऊपर कोई फोर्स नहीं हो। ठीक बात है। तो यहाँ पे मुझको कैसा चार्ज रखना पड़ेगा सच दैट कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? प्लस के माइनस? माइनस रखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको कंसिडर करते हैं सपोज, तो ये वाला चार्ज इसे इधर देख ले, मेरी बात सुन। ये वाला चार्ज किधर धक्का मारेगा? ऐसे। ये किधर धक्का देगा? ये इसको किधर धक्का मारेगा? सारे फोर्स किधर आए तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेट फोर्स किधर आएगा? ऐसे। उसे ज़ीरो करना है, उस फोर्स को ज़ीरो करना है। कौन करेगा उसे ज़ीरो? यहाँ जो मैंने रखा है नया वाला वो। तो वो किधर फोर्स लगाए कि वो ज़ीरो हो जाए? फोर्स लग रहा है ऐसे, उसे ज़ीरो करना है, तो क्या उतना ही फोर्स इधर लग जाए?
इधर की तरफ क्यों लगेगा इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स? क्योंकि वो नेगेटिव होगा, तब लगेगा इधर की तरफ। सब पे लगेंगे ऐसे। अब इस पे आ जाओ, तब भी किधर आएगा सारा फोर्स? ऐसे इधर की तरफ आएगा। तो ये सेंटर वाला किधर खींचेगा उसको? इधर खींचेगा, तब इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो यहाँ कौन चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो किसी भी एक के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो निकाल लो। उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा वो निकाल लूंगा फिर। ठीक है, डन। Camera is starting now. Please wait. बोलो है। इसकी वजह से यहाँ फोर्स लिखेगा ऐसे, इसकी वजह से यहाँ फोर्स लिखेगा ऐसे, और इसकी वजह से यहाँ फोर्स लिखेगा, तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो सारे फोर्स देख लो कितने कितने हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो बनाया है, या इनके कुछ नाम डाल देता हूँ कि ये है, मान लीजिए F1, ये वाला है F2, और ये है F3, ऐसा लिख दिया। F1 को कितना लिखूँ? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और क्या F3 भी इतना ही होगा, F2 भी इतना ही होगा। जितना ये वाला है उतना ही ये होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो अलग है। सही है। और F2 कितना है? Q स्क्वायर अपॉन A√2 का स्क्वायर, है ना। ये इतनी ये वाली डिस्टेंस है डायगोनल की, ये ली जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई? ये Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर मैं F1 को F कह रहा हूँ तो F2 भी कितना है? F है। F3 कितना है? F/2 है। ऐसे हो गए तीनों फोर्स। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा ना। नेट निकालना मुझको, कैसे निकालूँ नेट? पहले तो ये जो दोनों हैं ये वाले, इन दोनों का नेट निकालूँ ऐसे करके। तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? नेट ऑफ F1 एंड F2 कितना हो जाएगा भाई? F√2। और वो किस डायरेक्शन में आएगा? कि वो इसी डायरेक्शन में आएगा, F√2। सही, तो ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F/2 प्लस F√2। F को तो कॉमन ले लिया, तो 1/2 प्लस √2। F कौन है भाई? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये वाली चीज़ को F लिख लिया था मैंने, सॉरी इसको Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का F लिख लिया था मैंने। तो 1/2 प्लस √2। अब ये जो फोर्स आया है इधर की तरफ, उसको मुझको कैंसिल आउट करवाना है। किससे? इस वाले फोर्स से। जो तो मैंने यहाँ पे सपोज एक Q0 चार्ज रखा, ठीक है। तो उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए? अगर हम इसे अट्रैक्ट करवाना चाहें तो माइनस होना चाहिए, पहले बात तो पोलैरिटी पता लग गई। अब फोर्स देखो कितना होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F कैसे लिखा जाएगा? विल बी इक्वल टू Q0 अपॉन A/√2 का स्क्वायर। आधी ली जाएगी ना डिस्टेंस तब, तो कितना हो गया? 2Q0 अपॉन A स्क्वायर। इतना फोर्स होना चाहिए। क्या ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए? तो नेट जीरो हो जाएगा फोर्स। उधर की तरफ लगने वाला फोर्स, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स, नेट जीरो हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो यहाँ से। सही है। कितना हो जाएगा बता दोस्त? Q0 कितना हो जाएगा?
1+2√2/4 और पोलैरिटी में नेगेटिव। ऐसा हो गया भाई आंसर।